प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको इस स्थलाकृतिक मानचित्र में जो काम आने वाले रूढ़ चिन्ह हैं, जिनको हम कन्वेंशनल साइन बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं उनमें भौतिक और सांस्कृतिक जो दृश्य भूमि है या स्थल भूमि है, उनको हम विभिन्न रूढ़ चिन्हों के माध्यम से और उस मानचित्र पर व्यक्त करते हैं। और उन सिंबल्स को देख कर के या उन साइन को देख कर के हम उस स्थलाकृतिक मानचित्र पर वस्तु स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ आप एक से लेकर के और नीचे आप देखेंगे यहाँ तक 105, और ये आपके रूढ़ चिन्ह इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आप आगे देखते हैं कि किस प्रकार इनके नाम हैं। तो आप दूसरे इमेज में देखोगे कि ये सब इनके नाम हैं कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर और 1 नंबर यानी कि आपकी पक्की सड़क, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और आप 105वां स्थान यानी कि नंबर है, जिसमें आप उन सब सिंबल्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार हम इनको अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से सिंबल्स का क्या मतलब है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता चलता हूँ। पहले नंबर पर आप इसको देख रहे हैं, पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर ये आपकी एक पक्की सड़क का सिंबल है। पक्की सड़क आप देख रहे हैं कि 2 लाइन इस ढंग से और बीच में और पॉइंट इस ढंग से लिखे हैं। ये पक्की सड़क का द्योतक है, पक्की सड़क। इसके बाद आप देखेंगे और दूसरे में आप देखेंगे ये आपकी अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पक्की सड़क है। पक्की सड़क तो है लेकिन महत्वपूर्ण कम है, ये नंबर 1 की तुलना में, ये इसकी विशेषता है। अब आप इसके बाद 3 नंबर देखें। 3 नंबर में आप देखेंगे कि ये जो है वो पक्की सड़क है, और प्लस इसमें जो आपको ये ऊपर सिंबल दे रखा है, ये माइलस्टोन का दे रखा है कि जिस प्रकार हम जब किसी भी सड़क पर जाते हैं तो कुछ दूरी पर उसमें और मील के पत्थर माइलस्टोन लगे रहते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आप इतनी दूर आ गए हो और आपका जो उस पत्थर पर जो लिखा हुआ स्थान है वो इतनी दूर है। तो इस प्रकार माइलस्टोन सहित ये आपकी पक्की सड़क है। चौथा जो है आपकी खंडित लाइनें आपको दे रखी हैं, और चौथे में कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड को दिखाया गया है, कच्ची सड़क। इस प्रकार कच्ची सड़क ये आपका चौथा है। अब आप अगला देखेंगे 5वां और 6ठा। 5वां देखेंगे, ये 5वें में कम महत्वपूर्ण कच्ची सड़क, ये कम महत्वपूर्ण कच्ची सड़क है जो खंडित लाइनों से बनी हुई है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो 5 और 6 में जो अंतर है, आप देखें दोबारा से, 5 और 6 में जो अंतर है वो दोनों में ही खंडित लाइन, 4 और जो 5 में जो अंतर है और उनमें दोनों में ही, और आप देख रहे हैं कि खंडित लाइन है। लेकिन इधर 4 नंबर की जो है कच्ची सड़क, वो थोड़ा सा बोल्ड अथवा कहें कि डार्क मोटी खंडित लाइन है, जबकि ये हल्की पतली खंडित लाइन है। ये अंतर है, और दोनों ही कच्ची सड़क को द्योतक हैं। लेकिन 5 नंबर वाली जो है ये एक कम महत्वपूर्ण कच्ची सड़क है। इसके बाद आप 6 नंबर पर आइए, और 6 नंबर की आप देखेंगे डॉट खंडित लाइनों हैं, लेकिन बीच में एक इसमें आप देखेंगे कि पुल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कच्ची सड़क तो है ही, और कच्ची सड़क प्लस इसमें पुल भी है, पुल भी बना हुआ है। तो ये आपका 6 नंबर तक हो गया। अब आप 7 नंबर देखें। 7 नंबर एक लाइन बनी हुई है और पगडंडी नुमा, और ये जो बताती है कि इसको बोलते हैं कि कार्ट ट्रैक, कि जो गाड़ियां हैं, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, वो जा सकते हैं, रथ आदि वो जा सकते हैं इस पर। तो इसको रथ्या अथवा कार्ट ट्रैक बोलते हैं, कार्ट ट्रैक।
तो ये कार ट्रैक है। अब आप इसके बाद और ये 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर पशु मार्ग है। ये आपका 8 नंबर पशु मार्ग है। और पशु मार्ग इसको बोलते हैं पैक ट्रैक, यानी कि ये बहुत छोटी छोटी पतली पगडंडियाँ होती हैं और जिन पर पशु और अपने चारागाहों की तरफ जाते हैं। 11वां जो आप इसके बाद नमा जो देखोगे, नमा आप देखें यहाँ पर, और ये नमा है। ने में पुल सहित पगडंडी, यानी डॉट 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 इस ढंग की पगडंडी है, लेकिन बीच में और पुल है, तो पुल सहित पगडंडी है ये। और इसके बाद आप और ये 10वां नंबर है पोत घाट पियर। ये 10वां नंबर आपको पियर पोत घाट को बता रखा है। ये ऐसे घाट जहाँ पर जो बंदरगाहें हैं वो नज़दीक हैं और वो कुछ जो आपके जलयान हैं वो आकर रुकते हैं, लेकिन वो एरिया दलदली जैसा है, इसलिए वहाँ पर कुछ जालीनुमा कुछ अथवा कुछ उतरने चढ़ने जैसी चीज़ें लगा दी जाती हैं। आपको मैं पियर बताऊंगा कि ये आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये पियर है। यहाँ जैसे और जलयान आदि आते हैं और रुकते हैं, और जैसे यहाँ जलयान आदि आते हैं आप देखेंगे इसमें जलयान आदि यहाँ पर और आते हैं, यहाँ पर जैसे जलयान, और यहाँ यात्री अथवा माल उतारा जाता है और आगे ले जाया जाता है, तो इनको पियर बोलते हैं, PIER पियर। और इसको पोत घाट बोलते हैं हिंदी में, पोत घाट। कि यहाँ ये ऐसे घाट हैं अंदर समुद्र में, और जहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर तैयार करके और उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद आप अगला देखेंगे, ये आप यहाँ पर आ जाइए पोत घाट के बाद 11वें नंबर पर, और 11वें नंबर पर आप ये देखेंगे 11वें नंबर पर कि पोत घाट रहित पुल है ये 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर है आपका कॉजवे। अब आप ये सिंबल देखें, कॉजवे क्या होता है कि किसी और समुद्रवर्ती क्षेत्र में अथवा कोई आप सड़क बना रहे हो अथवा रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, तो उसको ऊंचा उठाया जाता है आसपास की भूमि से, और वो 2 ऐसे प्रकार के भागों को अलग कर देता है, तो उसको कॉजवे कहते हैं। आप इसमें देखें, आप ये इमेज है कॉजवे की, आप देखें इधर समुद्र है और बीच में ये जो स्थान है उसको उठाया गया है, और यहाँ से एक सड़क निकाली गई है, और ये कहलाती है कॉजवे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉजवे कहलाता है, कॉजवे CAUSEWAY कॉजवे। इसके बाद आप पुनः उसी टेबल में चलते हैं, और यहाँ आप 13वां नंबर देखते हैं, 13वें नंबर, और ये है पदतार्य नदी, यानी कि जो तलहटी वगैरह में चलती है वो पदतार्य नदी कहलाती है, और इसको अंग्रेजी में फोर्ड बोलते हैं या नौका घाट या फेरी बोलते हैं। ये नौका घाट जहाँ नदी जो नावें हैं उनके घाट होते हैं, फोर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इसके बाद 14वें नंबर पर आते हैं। 14वें नंबर पर है आपका सरता पाठ, यानी कि जो नदियां हैं उनके पाठ हैं, स्ट्रीम बेड। और इसके बाद 15 में अपरिभाषित सरता, यानी कि ये बहुत ही छोटी और पतली नदियां होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं जो परिभाषित नहीं किया जा सकता। 16 में आप देखेंगे कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिनाई बांध या मेसनरी डैम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेसनरी डैम। तो ये ऐसे बांध होते हैं वो बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा कि आपको मैं इस इमेज में यहाँ दिखाऊंगा। इस प्रकार के जो बड़े बड़े बांध होते हैं वो मेसनरी डैम कहलाते हैं, मेसनरी और डैम कहलाते हैं। इसके बाद आप 18वें में देखेंगे, 18वें में है आपका इधर 18वां नंबर ये आपका, और 18वें में है ढालू सरता तट। ये ढालू सरता तट है और ये नदी तट है, और 19 में आपका 10 से 19 फीट तक ऊंचा सरता तट है, यानी 10 से 19 फीट तक का है। इसके बाद आप आ जाइए 20 में 19 फीट से अधिक का
जो ऊंचा सरतर तट है वो है। और 21 में आपकी वाटर चैनल, इन वाटर चैनल जो जलवाहिका होती हैं वो दो स्थानों को मिलाते हैं। ये पानी का ये एरिया होता है, एक चेन की तरह काम करता है, इसलिए चैनल बोलते हैं। इसके बाद आप 22 में देखेंगे कि ये सैल व द्वीप युक्त नदी है। एक ऐसी नदी है और जिसमें आप देख रहे हैं कि द्वीप भी है और सैल चट्टानें भी हैं। तो ऐसी नदी जिसमें बीच बीच में द्वीप भी है और छोटी छोटी चट्टानें भी हैं, तो सैल द्वीप युक्त ये नदी है। इसके बाद आप 23 में देखें ज्वारीय नदी, टाइडल रिवर, ये ज्वारीय नदी है, ज्वारीय नदी। इसमें जब समुद्र में ज्वार आता है तो इस नदी के अंदर प्रवेश कर जाता है और नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, तो ये टाइडल रिवर है। इसके बाद 24 में आप देखें कि 24 में आप ये 24-25 में ये 24 जो आप ये देख रहे हो घासनुमा, ये दलदल कहलाता है, स्वैम्प, SWAMP, स्वैम्प यानी कि दलदल एरिया को व्यक्त करती है। तो आप देखें दलदल एरिया जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, आप अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास भी ऐसे एरिया देख सकते हो जहाँ पर पानी की आवक अधिक हो। अब जैसे ये मैंने इमेज ली है, ये पूरा ये दलदली एरिया है और यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए दलदली एरिया है। इसके बाद आप 25वां पॉइंट देखें और 25वां पॉइंट में आप देखें 25वां, ये भी इसी ढंग का है आप 24-25 को, लेकिन तुलनात्मक रूप से दलदल एरिया के ये छोटी छोटी घासनुमा है और इसको बोलते हैं नरकट अथवा रीड। ये एक प्रकार की घास होती है पतली और इसको रीड बोलते हैं और आप इसमें रीड, नरकट, नरसल होती है। इसके बाद आपको अपन यहाँ इसको इमेज में देख सकते हैं, नरकट ये पतली घास होती है दलदली नुमा और इसको हम नुकीली घास भी बोल सकते हैं, नरकट बोलते हैं हिंदी में, नरकट, और इंग्लिश में रीड बोलते हैं। इसके बाद आप अगले पॉइंट पर आइए और अगले पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये जो आपका 26वां है, 26वां एक पॉइंट के रूप में देखा गया है, ये व्यक्त कर रहा है कि आपका पक्का कुआं है। और 27वां ये आपका कच्चा कुआं, यानी कि एक खाली और आपका पॉइंट है। 27वां ये कच्चा कुआं को व्यक्त कर रहा है। 28वां जो है आपका प्लस का निशान लगा हुआ है, ये स्प्रिंग यानी कि सोता, ये झरना को व्यक्त करता है। और 29वां जो है जलयुक्त जलाशय, यानी कि ऐसा जलाशय जिसमें पानी मौजूद है। और 30वां जो है वो शुष्क जलाशय है, यानी कि जलाशय का केवल सीमाई क्षेत्र और दिख रहा है इसमें और बॉटम उसका खाली है और उसमें जल रहित है वो एरिया, तो ऐसा एरिया जो शुष्क जलाशय है। और इसके बाद हम आते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर पर तटबंध, एम्बैंकमेंट आते हैं, ये तटबंध हैं। और अभी जैसे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये इस ढंग से हम कोई नदी जा रही है और उसके आसपास जो एरिया है उसको और मिट्टी डाल करके और ऊंचा कर दिया जाता है, तो उसको हम तटबंध बोलते हैं इस प्रकार। और इसके बाद हम देखते हैं 32 नंबर पर। और 32 नंबर पर आप देखें इधर 32 नंबर, 31 और 32 नंबर पर ये सड़क या रेल तटबंध है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 32 नंबर पर, यहाँ की ये की सड़क गुजर रही है और सड़क को और ऊंचा किया गया है, इसलिए वो तटबंध है। यानी जैसे सड़क को जैसे ऊंचा उठाते हैं तो आसपास के एरिया से ऊंची उठ जाती है, तो एक तरह से वो किनारा सा बन जाती है, आसपास गांव और बस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सड़क तटबंध है और या रेल तटबंध कह सकते हैं 32 नंबर को। और 33वां जो है आपका ये, और वो आपका जलाशय तटबंध है कि आपका ये अंदर वाला एरिया है, जैसे यहाँ पर ये जल भरा हुआ है और इस एरिया को, साइड वाले हिस्से को ऊंचा उठा दिया, तो इस प्रकार के ये जलाशय तटबंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम जलाशय तटबंध देख लिया हमने। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
34 नंबर पर, 34 नंबर देखें इसमें, और 34 नंबर पर हम देखेंगे कि इसमें क्या है आपका, ये 33 और 34 नंबर, 34 नंबर ये है, और 34 नंबर पर है टूटी फूटी भूमि, ब्रोकन, यानी कि ऐसी भूमि जो जगह जगह से दरार पड़ रही है, भ्रंश है, उसमें टूटी हुई है। और इसके बाद 35 नंबर पर आप देखें कि ये दोहरी बड़ी लाइन व्यक्त कर रहा है, रेलवे लाइन दोहरी। और आप इसके बाद 36 नंबर पर स्टेशन सहित इकेरी बड़ी लाइन, यानी कि आर एस रेलवे स्टेशन को व्यक्त कर रहा है। आर यानी कि रेलवे और एस यानी कि स्टेशन, तो ये रेलवे स्टेशन जिन आर एस लिखा हुआ है यानी रेलवे स्टेशन को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद 36 में आपका रेलवे स्टेशन सहित बता दिया। 37 में निर्माणाधीन रेल मार्ग है ये, यानी कि टूटा आपको खंडित और पटरियाँ रेल बनाई हुई हैं। इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार का जो मार्ग है वो आपका निर्माणाधीन है, अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन। 38 नंबर पर जाएंगे हम, तो 38 और 39 में देखेंगे कि दोहरी और अन्य गेज रेल लाइन है ये 38 नंबर, और 39 में मील पत्थर से, जिसे आप यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ माइलस्टोन भी लगा हुआ है कि जो आपकी दूरी को व्यक्त कर रहा है। 40 नंबर पर आप देखेंगे कि निर्माणाधीन अन्य गेज रेल मार्ग है, ये अभी निर्माणाधीन है। और 41 नंबर पर ट्रामवे, ये देखो ट्रामवे एक नया शब्द है, ट्राम TRAM और WAY, ट्रामवे क्या होता है, ये छोटी छोटी और रेल डिब्बे होते हैं जिनको रेल कार बोलते हैं, और सामान्यतः ये शहरों के अंदर और सामान्यतः सड़क के किनारे या पार्कों में भी इस प्रकार की रेल लाइनें अपन को देखने को मिल सकती हैं। तो ये सामान्यतः रेल कार कही जाती हैं, ट्रामवे। और उसके बाद हम देखेंगे 42 नंबर पर, और 42 नंबर पर ये आप देखें, ये 42 नंबर पर, और इसको टेलीग्राफ लाइन बोलते हैं। 43 पर सुरंग, ये टनल है जो दो पार्टों को बता रही है, जो किसी भी सुरंग हो सकती है, चाहे वो रेल की, सड़क की आदि। और इसके बाद 44 पर, और 44 और 45 जो हैं, ये आप 44 और 45 देख रहे हैं, ये 44 जो है वो समुच्च रेखा हैं और 45 फॉर्म्स लाइन है। दोनों में अंतर इतना है कि जो समुच्च रेखा हैं वो एक्यूरेट ऊंचाई को व्यक्त कर रही हैं, और जबकि फॉर्म्स लाइन जो होती हैं, आकृतिक रेखाएं, वो उनमें अनुमानित ऊंचाई व्यक्त की जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 46वां नंबर देखते हैं। 46वां नंबर जो है वो चट्टानी ढाल को व्यक्त कर रहा है, चट्टानी ढाल। 47वां नंबर भृगु, ये क्लिप होती हैं, क्लिप, और ये एक छज्जेनुमा भूमि क्षेत्र होता है कि जैसे समुद्र का जो एरिया है, और जैसे सागर तरंगों के द्वारा ये हिस्सा माना काट दिया गया, तो ये जो भृगु है वो आगे बढ़ता जाएगा, क्लिप बोलते हैं इसको। तो ये क्लिप टाइप का है। और उसके बाद 48 पर आप जाएं, और 48 नंबर पर आप देखें कि ये आप 48, 49 और 50 नंबर पर एक जैसा ही आपको दिख रहा है। तो 48 में आप देखें ये बालू मैदान है 48 नंबर पर, और आपको पॉइंट डॉट डॉट दिख रहे हैं, सैंड फ्लैट। और 49 पर स्थाई बालू पहाड़ी है, यानी कि बालू मिट्टी की एक पहाड़ी नुमा बन गई है। आप देखेंगे बीच में थोड़ी सघनता आ गई है इन बालू मिट्टी के द्वारा को व्यक्त करने वाले पॉइंट्स में। और उसके बाद 50 में आप देखेंगे स्थानांतर रेट टीलें शिफ्टिंग हो रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन आगे बढ़ रही है, ये जो लाइन है वो यानी कि शिफ्ट हो रहे हैं। ये हवा के साथ पवनें जब तेज़ गति से चलती हैं तो बालू के टिब्बे हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार आप 50 कंप्लीट हो गए। अब 51 में देते हैं। तो 51 में आप देखेंगे कि बसा हुआ ग्राम, यानी कि एक तरह से एक गांव है और जो पूरी तरह से आपका बसा हुआ है, सभी घर सुसज्जित बने हुए हैं। 52 में है वो आपका खंडहर गांव है, डेजर्टेड विलेज, जिसमें से लोग जा चुके हैं, मकान और खंडर जर्जर अवस्था में हैं।
आप 53 में देखेंगे कि एक किला को व्यक्त कर रहा है एक तरह से, और किले की जो प्राचीर होती है उसको व्यक्त करने का सा सिंबल बना हुआ है, और किला फोर्ट को व्यक्त कर रहा है। 54 में 2 आपको डार्क आयत वर्ग से दिख रहे हैं आप को, आप यहाँ देखोगे ये 54 में, और ये आपको स्थायी झोंपड़ी व्यक्त कर रहा है। और 55 में वही जो आयत है वो खाली हैं और वो अस्थायी झोंपड़ी को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं और 56 और 57 आगे पॉइंटों में देखें कि ये क्या व्यक्त कर रहे हैं। 56 नंबर आप देखें कि 56 नंबर जो है वो मीनार को व्यक्त कर रहा है, मीनार। और 57 नंबर मंदिर को व्यक्त कर रहा है, 57 मंदिर को व्यक्त कर रहा है। और 58 कोई छतरी बना दी जाती है और गुम्बदनुमा। 59 जो है वो गिरजाघर, आप देखेंगे ये डंके बना करके और प्लस का निशान लगाया है, गिरजाघर चर्च को व्यक्त कर रहा है। और 60वां जो है वो आप देखें इस ढंग से, और इस पर आपके और चांद की तरह दिखाए गए हैं, और वो आपको मस्जिद को व्यक्त कर रहे हैं, ये आपके मस्जिद को व्यक्त कर रहे हैं। अपने आसपास भी इस प्रकार के धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुंबद, गुरुद्वारा देख सकते हैं। अब आप आगे देखें कि और क्या क्या व्यक्त किया जा रहा है। 61 नंबर पर ईदगाह व्यक्त की जा रही है, 61 नंबर ईदगाह। 62 नंबर पर मकबरा, ये मकबरा है। और 63 नंबर पर ये इस ढंग से कब्रिस्तान है। और 64 नंबर पर लाइट हाउस, यानी कि ये प्रकाश स्तंभ होते हैं या प्रकाश घर होते हैं, सामान्यतः समुद्रों में इस प्रकार के बनाए जाते हैं, और जो कि जलयानों को रास्ता बता सकें। और ये प्रकाश स्रोत हैं या प्रकाश के घर हैं, लाइट हाउस। 65 जो नंबर है वो प्रकाश पोत है, लाइट शिप है, यानी कि ये लाइट शिप है। और 66 जो है वो आपका एंकोरेज या लंगरगाह है, यानी यहाँ पर जलयानों को रुकना है, लंगर डालना है। इसके बाद 67 पर एक खान माइंस है। और 68 पर जो आप देख रहे हैं ये आपका बगीचा है, लता उद्यान है। और 69 में आपकी छोटी छोटी आप देख रहे हो घास है, ये घास है, और ये आपका लता उद्यान है, यानी गार्डन है। इसके बाद आप 70 में देखेंगे कि 70 में क्या व्यक्त किया जा रहा है। 70 में ये आपकी झाड़ी व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार डॉट डॉट से झाड़ी व्यक्त की जा रही है, ये आपकी झाड़ी है। और 71 में पलमीरा, पंखीय ताड़, आपने ताड़ का वृक्ष देखा होगा, तो ताड़ का वृक्ष जो होता है वो पंखे की तरह होता है, और पलमीरा बोलते हैं इसको, पंखीय ताड़। पंखे की तरह का ताड़ होने की वजह से इसको पंखीय ताड़ बोलते हैं। एक इमेज में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार और पंखीय ताड़ होता है, और आप इस इमेज में देखें कि ये जो इमेज है वो आपकी पंखीय ताड़ को व्यक्त कर रही है, पंखे जैसे और ताड़ के वृक्ष हैं, इसको आप पलमीरा बोलते हैं, पलमीरा। तो ये पलमीरा है। तो इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनको पंखीय ताड़ या पलमीरा बोलते हैं, इनको और उस सिंबल से और व्यक्त किया जाता है। आप पुनः आइए 71 नंबर पर, 71 नंबर पर आप देखें कि ये पलमीरा है आपका। 72 नंबर पर आप देख रहे हैं, 72 नंबर पर ये अन्य ताड़ हैं, अन्य ताड़ के वृक्षों को व्यक्त किया है। और 73 नंबर पर आप प्लेंटेन, ये प्लेंटेन केला की तरह ही होता है, केला जैसे पका हुआ होता है, लेकिन जो प्लेंटेन होता है वो कच्चा केला होता है जिसको सब्जी बनाई जाती है, और सामान्य केले की तुलना में और कम स्वादिष्ट होता है या कम मीठा होता है। आप इस इमेज में देखें कि इसमें लिखा हुआ है ये प्लेंटेन्स है और ये बनाना है, यानी कि ये केला है, केले की तरह ही होता है, ये कच्चा होता है। और यदि मीठे की तुलना करें तो केला की तुलना में ये कम मीठा होता है। इसके बाद हम पुनः उसी टेबल पर चलते हैं, और आप इस टेबल में देखें कि 74 नंबर पर, और ये आप देखेंगे कि शंकु प्रकार के जो वृक्ष हैं उनको व्यक्त किया जाता है इस प्रकार के सिंबल से। शंकु प्रकार के वृक्षों को कोनिफर के सामान्यतः शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय या उच्च अक्षांश कह सकते हैं, या कह सकते हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के शंकुपार
का प्रकार के और पेड़ मिलते हैं जो बर्फ़ गिरने पर इनमें और नीचे की तरफ बर्फ़ फिसल जाती है और छोटी पत्ती वाले होते हैं। 75 नंबर आपको बांस को व्यक्त कर रहा है और 76 नंबर अन्य प्रकार के वृक्षों को व्यक्त कर रहा है और आपका 77 जो नंबर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को व्यक्त कर रहा है। यानी कि इस प्रकार और पॉइंट फिर इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को व्यक्त किया जा रहा है। आगे 78 जो नंबर है, 78 नंबर को देखें कि 78 नंबर है इस प्रकार और वो आपका सर्वेक्षित राज्य सीमा को व्यक्त कर रहा है और 78 और आपका 77 में थोड़ा सा अंतर है कि 77 वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को व्यक्त करने वाली जो लाइन है वो डार्क और मोटी है और 79 जो नंबर है आपका 79 और वो ये है, इसको असर्वेक्षित राज्य सीमा यानी स्टेट बाउंड्री तो है लेकिन अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है, असर्वेक्षित है, असर्वेक्षित है, ये असर्वेक्षित है। 80 का जो नंबर है आपका 80 नंबर, ये 80 नंबर आपकी जनपद सीमा यानी कि जिला सीमा को व्यक्त कर रहा है। जनपद सीमा ये बाउंड्री लाइन है, जनपद सीमा को व्यक्त कर रहा है और 81 नंबर आपकी तहसील की सीमा को इस प्रकार पॉइंट ये तहसील सीमा को व्यक्त कर रहा है। 82 में आप देखेंगे कि वन सीमा, इसमें आप जो पॉइंट देख रहे हैं वो इस प्रकार के हैं, 2 पॉइंट नज़दीक हैं फिर गैप है, फिर 2 पॉइंट नज़दीक हैं फिर गैप है, इस प्रकार ये वन सीमा को व्यक्त कर रहा है। 82 नंबर फॉरेस्ट बाउंड्री वन सीमा। और 83 नंबर में आप देखें 83, 84, 85, इसमें आप देखें 83 सर्वेक्षित सीमा स्तंभ, ये इनकी ऐसा एरिया जहाँ पर सर्वे हो गया है और वहाँ पर पिलर गाड़ दिए गए हैं सीमा स्तंभ। और 84 में आप देखेंगे कि ये जो वर्ग बना हुआ है वो अंदर से ब्लैंक है, खाली है, तो इसका मतलब ये है कि अनिर्दिष्ट सीमा स्तंभ है कि सीमा स्तंभ तो हैं लेकिन वो अभी उनका सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये आप 85 नंबर पर जो एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है तो ये ट्राई जंक्शन होता है ग्रामीण एरिया में, इसको बोलते हैं ग्रामीण त्रिसीमा, ग्रामीण त्रिसीमा। इसके बाद आप आइए 86 नंबर पर। 86 नंबर पर ये आंकड़े कुछ दे रखे हैं ट्रायंगल के साथ, ये बता रहे हैं कि त्रिभुजन स्टेशन है, ये ट्रायंगल की शेप बना हुआ है और ये स्टेशन की आपको 200 की ऊंचाई के साथ ये व्यक्त किया गया है। और इसके बाद आपका 87 पर आप देखेंगे कि त्रिभुजन बिंदु केवल, यानी कि आपका त्रिभुजन बिंदु बताया गया है और त्रिभुजन जो डायग्राम है अथवा सिंबल है वो नहीं बनाया गया है। 88 में आप देखेंगे कि इसमें अनुमानित ऊंचाई लिख रही है केवल, और आपका 89 में और भूगणितीय तल चिन्ह लिखा हुआ है BM, यानी कि बेंच मार्क। ये क्या होते हैं? सामान्यतः स्पॉट हाइट और बेंच मार्क में अंतर ये होता है कि जो बेंच मार्क हैं वो समुद्र तल से और किसी पोल पर या फिर हम कह सकते हैं कि किसी तालाब पर, किसी बांध पर और कुछ ऊंचाई लिख दी जाती हैं, इनको अपन बेंच मार्क बोलते हैं। 90वां जो है वो आप देख रहे टर्सरी तल चिन्ह, ये बेंच मार्क टर्सरी तल चिन्ह बता रहा है। और 91वां जो है वो आपका नहर तल चिन्ह, ये नीले रंग में लिखा जाता है। और 92 में जो है वो अन्य प्रकार की जो तल चिन्ह बेंच मार्क हैं उनको व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। और 93 नंबर जैसा कि इसके PO जो लिखा हुआ है इससे व्यक्त हो रहा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस को व्यक्त कर रहा है। और आपका 94 में जो है TO यानी कि टेलीग्राम ऑफिस, तार घर को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार आपका 95 है डाक व तार घर यानी पोस्टल एंड टेलीग्राम ऑफिस PTO। और 96 है वो पुलिस स्टेशन PS, पुलिस स्टेशन, तो ये PS व्यक्त कर रहा है पुलिस स्टेशन। और आपका आगे बढ़ते हैं 97 में आपका व्यक्त कर रहा है डाक बंगला DB, डाक बंगला DB, डाक बंगला। और 98 में है
वो आपका निरीक्षण बंगला, इन्वेस्टिगेशन और बंगला, लेकिन ये कैनाल के मामले में आता है। जैसे जगह जगह कैनाल को निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार के और हाउस बनाए जाते हैं, बंगला बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और 99 में लिख रहा है RH इन रेस्ट हाउस, और ये फॉरेस्ट विभाग का होता है। RH रेस्ट हाउस, और जहाँ भी वन में के जो अधिकारी हैं और वो जंगलों में ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ उनकी रेजिडेंस के लिए इस प्रकार के फॉरेस्ट क्षेत्र में और रेस्ट हाउसेज बनाए जाते हैं। 100 नंबर पर आप देखेंगे सर्किट हाउस, CH सर्किट और हाउस होते हैं। सर्किट हाउस आज भी अपने शहरों में होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अधिकारी और अथवा राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग वहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद 101 नंबर में शिविर स्थल इन कैंपेनिंग ग्राउंड, CG कैंपेनिंग, C से कैंपेनिंग और G से ग्राउंड। और आरक्षित वन, ये रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें और पशु चराना अथवा लकड़ी काटना, किसी प्रकार की जो गतिविधि है वो प्रतिबंधित होती है, वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाती है। इसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और PF, जैसा कि इसके लेटर से मालूम चल रहा है, PN प्रोटेक्ट F1 फॉरेस्ट। इनमें कुछ परमिशन को लेकर के और हम लकड़ी काट सकते हैं, सूखी लकड़ी काट सकते हैं और उन जंगलों में पशुओं को चरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन आवश्यक है। 104 में आप देखेंगे 104 और 5 जो हैं वो प्रशासनिक क्षेत्र का नाम है। कोई प्रशासनिक क्षेत्र का हमें नाम लिखना है तो इस प्रकार कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। और अंतिम जो है वो किसी जनजाति क्षेत्र को, जैसे इसमें लिखा है नागा एक जनजाति क्षेत्र है और जनजाति का नाम है, तो नागा जो जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है उस हिसाब से यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। राजस्थान में जैसे भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया आदि का जो अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र का, तो वहाँ पर उस जनजाति का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन रूढ़ चिन्हों के माध्यम से ये समझे कि जब हम स्थलाकृतिक मानचित्र को हमें पढ़ना होता है तो उससे पहले या उसके साथ हमें रूढ़ चिन्हों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये जो रूढ़ चिन्ह हैं ये भौतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमि को इंगित करने वाले और मानक हैं या पॉइंट्स हैं, जिनके अध्ययन के बिना हम स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन करना बिल्कुल ही संभव नहीं हो सकता हमारे लिए। तो इस प्रकार आज हमने इन रूढ़ चिन्हों को और इस वीडियो के माध्यम से देखा, समझा और जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।